नहीं बेटा, जरा कल की बातें थोड़ी सी रिवाइज कर लीजिएगा। याद करने में बच्चे, कल हमने डिस्कस किया था कि जब आपकी फर्म होगी और आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, क्या हम उस क्लाइंट को फौरन एक्सेप्ट कर लेंगे या कुछ मामलात को पहले मद्देनजर रखेंगे। पक्की बात है, कुछ मामलात को कंसिडर करेंगे। जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था, एक कमर्शियल भी होंगे, कि कमर्शियल चीज़ों को भी देखें, नुमाइश में भी अपना। और उसके बाद में बच्चे हमने डिस्कस किया था कि लीगल मामलात भी होंगे, जैसे चैप्टर 1 में डिस्कस किए कि देखें अपॉइंट हो भी सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ एथिकल मामलात भी। एक्सेप्टेंस के वक्त में बच्चे जो एथिकल मामलात हैं वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे थे। वैसे तो जाके चैप्टर 13 में पढ़ना है एथिक्स को, लेकिन जो एथिक्स हमारे इससे रिलेटेड थे, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, वो हमने कल डिस्कस करना शुरू किए थे। हमने कहा था कि फिर बच्चे कल कि जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स में हमारे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। यानी कि जब जब हम एथिक्स की बात कर रहे हों, सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो सबसे पहले वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आते हैं जो आपने बीइंग प्रोफेशनल लाजमी फॉलो करने हैं। और वो जो 5 फंडामेंटल एथिक्स थे उसमें मेरे बच्चे हमने कल डिस्कस किया था, इंटेग्रिटी था, प्रोफेशनल बिहेवियर था, कॉन्फिडेंशियलिटी था, और और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर था, और ऑब्जेक्टिविटी था। तो ये 5 मेरे बच्चे कल हमने प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल। और फिर हमने डिस्कस किया था इन पांचों प्रिंसिपल्स का कि जब आप इन प्रिंसिपल्स पे चलने की कोशिश करेंगे तो मेरे बच्चे वहां पे कुछ थ्रेट्स भी थी, कुछ थ्रेट्स भी हैं, थ्रेट्स भी होंगे। और फिर हमने कल डिस्कस किया था कि थ्रेट्स जाहिर बात है खतरनाक चीज है, और जब ये थ्रेट होगी तो फिर हमने डिस्कस किया था कि थ्रेट्स के लिए मजीद आपने क्या किया करना, एक तो आइडेंटिफाई किया करना कोई है थ्रेट जो किसी आपकी इंडिपेंडेंस को या किसी प्रिंसिपल को कंप्रोमाइज कर सकती हो, उसको आइडेंटिफाई करना। फिर हमने डिस्कस किया था हर थ्रेट खतरनाक नहीं हुआ करेगी, है यानी कि कोई थ्रेट्स ऐसी होंगी जो शायद आप इग्नोर कर सकते हैं। तो हमने क्या करना था इस चीज को देखने के लिए कि कौन सी ये थ्रेट ऐसी है जिसको इग्नोर किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता। ऐसा जब हम काम कर रहे होंगे, एक्चुअली वो जो थ्रेट आइडेंटिफाई की होगी उसको हम इवेल्युएट कर रहे होंगे, और इवेल्युएट करना है। फिर हमने डिस्कस किया था जब इवेल्युएट हो गई थ्रेट, पता चल गया ये कितनी तगड़ी हमारे लिए ये थ्रेट है, फिर हमने डिस्कस किया था आपने उसको एड्रेस करना है, आपने उसको एड्रेस करना है, उसका कोई ना कोई हल निकालना है। और फिर जब हम एड्रेस करते हैं, फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था एड्रेस के अंदर मजीद क्या होगा। एक तो आप सेफ गार्ड यूज कर लो, तो कुछ एहतियात होंगी। सेफ गार्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ एहतियात होंगी जो एहतियात करके उस थ्रेट को आप कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्टेबल मोड तक लेके जा सकते हो। यानी कि थ्रेट आपने कुछ इस तरह उस पर वो करने हैं, सेफ गार्ड यूज करने हैं कि वो आपके लिए एक्सेप्टेबल हो जाए कि कोई मसला नहीं, यहाँ पे मैं इस थ्रेट के साथ भी चल सकता हूँ। या फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि उस थ्रेट को कोशिश करें, अगर सेफ गार्ड से ना रिमूव हो रही हो तो फिर ज्यादा खतरनाक मामला तो उसको पूरा एलिमिनेट कर दें। और फिर हमें समझ आ रही हो कि भाई ये एलिमिनेट भी नहीं हो सकती और है भी बड़ी खतरनाक, तो फिर आखिरी हल शायद मेरे बच्चे वो क्या होगा, आप उसको वैसे ही डिक्लाइन कर दें क्लाइंट को, तो भैया मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये मेरे बच्चे कल हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। ये छोटे छोटे अल्फाज हैं, इन अल्फाजों को इसी तरह थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करें और थोड़ा सा अभी से सोचना शुरू कर दें ये चीज़ें कैसे चल रही होती हैं। आसान हो जाएगा मेरे बच्चे आगे सारा पढ़ना भी और उसको समझना भी। ले मेरे बच्चे, फिर हमने कल डिस्कस किया था कि जब हम एक्सेप्टेंस दे रहे होंगे तो एक्सेप्टेंस के वक्त हो सकता है कुछ ऐसी थ्रेट्स भी हों जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर को कंप्रोमाइज कर सकती हैं। इनके लिए थ्रेट हो सकती हैं प्रोफेशनल बिहेवियर। और अच्छा, ये मैंने कल आपको बताया था, जब यहाँ पे ये लफ्ज थ्रेट पढ़ोगे, ये वो वाली थ्रेट की फिलहाल अभी बात नहीं हो रही जो आगे हमने पढ़नी है, चैप्टर नंबर 13 के अंदर डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। जिस तरह वो 5 तरह की थ्रेट्स का भी मैं जिक्र कर रहा था आपको, ये वाली थ्रेट, इसका मतलब ये वाली थ्रेट नहीं है खाली, है इसमें खैर इस ये भी आएंगे बीच में, नो डाउट। लेकिन जब यहाँ पे ओवरऑल थ्रेट लफ्ज यानी कि जहाँ पे हमारे असूल कंप्रोमाइज हो रहे हो, यानी कि आप पेपर में पूछेगा अच्छा बताएं कि जब आप किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन बताएं जहां पे उनका जो प्रिंसिपल है इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर वाला वो कंप्रोमाइज हो सकता हो या उसके लिए कोई थ्रेट हो। ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है मेरे बच्चे। अगरचे यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, लेकिन जितनी इस तरह की चीजें हो सकती हैं पॉसिबल पॉइंट्स, चाहिए छोटे छोटे पॉइंट बना लें, है ये पॉइंट्स की शक्ल में लिख लेते तो बड़ा अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन हो जानी थी और इंपॉर्टेंट हो जाना था। क्योंकि एक्चुअली एग्जामिनर क्या कर रहा होता है, जहां पे पॉइंट्स आते हैं ना वहां पे वो रुक जाता है, उसको लग रहा होता है ये चीज पूछने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे भी पॉइंट्स ही हैं इसके अंदर, बस उसने पॉइंट्स नहीं बनाए, उसको मर्ज कर दिया। एग्जामिनर का ध्यान इसके ऊपर जाएगा, तो ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। एक्सेप्टेंस के वक्त ऐसी कौन सी मामलात हैं जिसकी वजह से हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर उसके लिए कोई थ्रेट हो सकती है, वो हमने डिस्कस किया था कि एक तो मालिक मालिक कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं
कि जो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हों, या मान लो कि उनका क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हों, या डिसऑनेस्टी उनके बारे में मशहूर हो, कुछ इस तरह की चीजें, ये सारी आपने याद करनी है, पॉइंट्स की शक्ल में लिख दीजिएगा, चाहे ऐसे ही लिख दीजिएगा। फिर हमने मेरे बच्चे कल डिस्कस करना शुरू किया था कि इस तरह की थ्रेट को इवेल्युएट करने के लिए क्या तरीकाकार है, कैसे आप इसको इवेल्युएट करेंगे। तो उसके लिए मेरे बच्चे हमने ये डिस्कस किया था कि एक तो नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें किसके बारे में, क्लाइंट, उसकी ऑनरशिप, मैनेजमेंट, ये सारा कुछ, और क्लाइंट्स कमिटमेंट एड्रेस, अगर कोई हो भी कि पहले इनके बारे में कि मशहूर है कि सर आप कॉपरेट नहीं करते ऑडिटर के साथ सर, या आपकी जो रिपोर्टिंग है उस पर कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ इस तरह का मामला, तो उनसे कमिटमेंट ले लें कि सर अब आइंदा इस तरह का कुछ नहीं करेंगे। तो अगर वो कमिटमेंट दे दें तो फिर भी किसी हद तक वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो ये मेरे बच्चे डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे मजीद प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इसके लिए भी मेरे बच्चे कोई थ्रेट हो सकती है। यानी कि जहाँ पे हमारा जो असूल है प्रिंसिपल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का, ये इसके लिए थ्रेट, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक्सेप्टेंस के वक्त ऐसी सिचुएशन बताएं या किन सिचुएशंस के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर, इसके लिए थ्रेट्स हो सकती हैं एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ कि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस आप बताएं ऐसी कौन सी थ्रेट्स हो सकती हैं, किसके लिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के लिए। तो कल हमने इसको डिस्कस करना शुरू किया था कि जब आप किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो वहां पे ध्यान रखें कि क्या आप में इतनी काबिलियत है कि आप उस क्लाइंट को कर सकते हो, है उसका ऑडिट कर सकते हो, क्या आपके पास नॉलेज, स्किल्स या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है इस तरह का। तो अगर ना हो तो मेरे बच्चे उस क्लाइंट को एक्सेप्ट ना कीजिएगा। और फिर हमने डिस्कस किया था कैसे पता चलेगा सर कि हमारे पास इस क्लाइंट को करने का नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग सारा कुछ है कि नहीं। हमने डिस्कस किया था इन फैक्टर्स को देखो, ये फैक्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, कोई 4 से 5 नंबर का पूछ लेगा। यानी कि जब आप क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हो वो कौन से फैक्टर हैं जिनको देखते हुए आप उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि आपका जो असूल है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का, इसके लिए कोई थ्रेट ना हो या ये कंप्रोमाइज ना हो रहा हो। तो वो कौन कौन सा था मेरे बच्चे, इससे आप इन चीजों को आप देखें, इनसे आपको पता चल जाएगा कि आप में सलाहियत है इस क्लाइंट को करने की। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कहते हैं सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। किस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, उस कंपनी के बिजनेस के बारे में, उस नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, किस तरह का कारोबार करते हैं, है मैन्युफैक्चरिंग है, जो सर्विसेज हैं, क्या है वो, कोई हाई टेक कंपनी है, किस तरह का कारोबार कर रहे हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कारोबार का तो हमें पता चल गया वो किस तरह का है, फिर आगे उसके कारोबार की कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखें, ऑपरेशन है। यानी कि अगर एक ऐसा कारोबार जिसका एक ही मान लो कि सिंगल यूनिट है, एक फैक्ट्री लगी हुई है, उसको क्या ज्यादा दिक्कत ना हो, है, लेकिन जिसकी कई ब्रांचेस हों और उसकी कोई होल्डिंग सब्सिडी वाला कोई इस तरह का मामला हो, और फिर वो फॉरेन ब्रांचेस भी हों, तो फिर और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है ऑपरेशन। और जिसकी कई जैसा अभी हमने डिस्कस किया उसकी बड़ी सारी रिलेटेड पार्टीज हों, तो खैर, तो कॉम्प्लेक्सिटी देखें। और रिक्वायरमेंट ऑफ द एंगेजमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ एंगेजमेंट क्या है, इसमें हमने डिस्कस किया था। देखिए आपने इंश्योरेंस करनी है, रिव्यू करनी है, या कोई नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट है, अगर आपने किस मकसद के लिए आपको हायर किया गया है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था पर्पस, नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, और फिर आपने काम क्या करना है। देखो ऑडिट में आपका काम बढ़ जाता, रिव्यू में आपका थोड़ा सा काम और कम हो जाता है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में आप प्रोसीजर को परफॉर्म करें जो हमारे पहले से एग्री हुए होंगे। तो आपने सबसे पहले तो अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें इन 4 चीजों की। उसके बाद नॉलेज ऑफ रेलिवेंट इंडस्ट्री या सब्जेक्ट मैटर, है जिस चीज का आपने ऑडिट करना है उसका भी, और रेलिवेंट इंडस्ट्री उसके बारे में भी नॉलेज इकट्ठी करें। है देखो खाली उस इदारे को नहीं देखें, बाकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने कंपैरिजन भी तो करना ना। इस कंपनी में ये चल रहा है, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे सेल्स बढ़ रही है लेकिन बाकी इंडस्ट्री डूब रही है, ये कैसे हो सकता है, इंडस्ट्री तो सेम ही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये कंपनी क्या कर रही हो, फ्रॉड कर रही है। तो हमें क्या करना पड़ता है, साथ इंडस्ट्री को भी देखना पड़ता है, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है। और उसके बाद एक्सपीरियंस विद रेलिवेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। फिर ये जिस तरह की कंपनी है, लिस्टेड है, देखो लिस्टेड के लिए हमेशा जब हम कंपनी लॉ पढ़ा करते थे वहां पे हम डिस्कस किया करते थे, लिस्टेड के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा है। उसके बाद पब्लिक अनलिस्टेड की बारी आती थी, उसके बाद प्राइवेट कंपनी की बारी आती थी, उसके बाद सिंगल मेंबर कंपनी की बारी आती थी। है तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जा रही हो, सादा अल्फाज में जो कंपनी जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट ज्यादा हो, वो हमेशा मेरे बच्चे उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा होते हैं। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन का मकसद ही क्या होता है, किस मकसद के लिए बनाते हैं, लोगों को नुकसान से बचाने के लिए। और जहां पे लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होगी, पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ेगा, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन भी होंगे। तो ये आप देखें एक्सपीरियंस विद रेलिवेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, क्या आप इस तरह की जो कोई आपका एक्सपीरियंस है, जिस तरह की आप कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो इससे रिलेटेड, और इसकी रिपोर्टिंग और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या आपको उसका आइडिया है। जैसे अगर कोई पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, तो उसके लिए मामला कुछ और होते हैं। उसी तरह मेरे बच्चे, और अगर एसोसिएशन आपका प्रॉफिट अंडर सेक्शन 42 वाली, उसमें फिर और भी चीजें होती हैं। आपको पता है कि उसने जो कमाना है अपने मकसद के ऊपर लगाना है, अपने मेंबर्स को डिविडेंड भी पे नहीं करना, पता नहीं और भी इस तरह की और भी कंडीशन है जो उसने पूरी करनी थी। खैर, the experience of quality control policies and procedure designed to provide a reasonable assurance that engagements are accepted only when they can be performed competently. The existence of quality, अच्छा देखें,
एक तो वैसे स्टैंडर्ड्स होते हैं क्वालिटी, और ताकि हमारा ऑडिट है उसके अंदर क्वालिटी है, इसके लिए वैसे भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे बात का एक क्वालिटी का ऑडिट हो, उसके लिए हमने फर्म के अंदर भी अपनी पॉलिसीज बनाई होती है। अब बिग फोर और बाकी फर्मों में फर्क होता है। बिग फोर लोग ज्यादा लाइक करते हैं उसके ऊपर। क्यों ज्यादा लाइक करते हैं? उसका जो काम करने का तरीकाकार बाकियों से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सिस्टमेटिक है। उनकी पॉलिसी प्रोसीजर काम करने के उनके ज्यादा अच्छे हैं। उन्होंने इंटरनल अपनी पॉलिसीज कुछ इस तरह की डेवलप की हुई हैं ताकि वो जब भी कोई ऑडिट कर रहे हो या जब भी कोई क्लाइंट का कोई भी सर्विस दे रहे हो उसमें क्वालिटी। तो यहाँ पे देखें कि इस तरह का क्लाइंट करने के लिए क्या हमारे यहाँ पे फर्म के अंदर भी कोई पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं जिसको फॉलो करते हुए मान लो कि मैं कोई क्वालिटी का ऑडिट यहाँ पे दे सकता हूँ। तो इस तरह के मेरे बच्चे ये चीजें आपने दिमाग में रखनी है। दोबारा बता रहा हूँ आपको, पेपर में पूछेगा एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस बताएं ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिससे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वाला जो प्रिंसिपल है वो कंप्रोमाइज हो सकता है, ऐसी वो थ्रेट्स बताएं। है तो वहां पे मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि आप जब भी किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जा रहे हो आप इवेल्युएट करें इन चीजों के बारे में। अगर ये नेगेटिव में आई इनके आंसर तो हो सकता है कि मेरे बच्चे वहां पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर वाला जो प्रिंसिपल है वो कंप्रोमाइज हो रहा हो, क्योंकि आप में सलाहियत ही ना हो इस ऑडिट को करने की। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का ही नहीं पता उस इंडस्ट्री के, हैं कैसे करोगे? हैं आपको उसके बिजनेस की नेचर, जिस तरह का उसका कारोबार है उस तरह का कारोबार कभी आपने डील ही नहीं किया है, और जिस तरह कॉम्प्लेक्स कारोबार है उस तरह का कभी आपने ऑडिट किया ही नहीं है, तो मसला हो जाएगा मेरे बच्चे। तो इसको आपने करना है अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन माइट बी, अब ये देखो जब हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे उसमें यही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले तो वो आपको सिचुएशन देता है। ये मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड आता है सवाल मोस्टली। तो सिचुएशन देता है, सिचुएशन में वो कहता है कि अच्छा यहाँ पे थ्रेट्स ढूंढने, बड़ी आसानी से मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर वो कहता है कि जब थ्रेट्स मिल जाए तो बताएं इसके लिए सेफ गार्ड क्या हो सकता है, यानी कि आप क्या एहतियात करोगे। ये वहां पर भी होगा, वहां पे सही से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। फिलहाल यहाँ पे जरा देखिएगा, कहता है कि अगर आपको लग रहा हो कि जो क्लाइंट है यहाँ पे कोई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर वाला प्रिंसिपल कहीं उसके लिए कोई थ्रेट ना हो, उसके लिए आपके पास सेफ गार्ड क्या है। हमने डिस्कस किया था जब कोई थ्रेट हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम आते हैं उसको एड्रेस करने के लिए। और एड्रेस करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 3 हैं। या तो उसको क्या करो, सेफ गार्ड यूज करके कम कर लो, एक्सेप्टेबल लेवल पे ले आओ, यानी कि जो थ्रेट आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी सेफ गार्ड यूज करो, एहतियात बरतो और उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे ले आओ। और अगर आपको लग रहा हो एक्सेप्टेबल लेवल पे आ ही नहीं सकती तो उसको एलिमिनेट कर दो। इसको देखेंगे कैसे एलिमिनेट करेंगे। हम कुछ लोगों को बीच में टीम में लेकर ही नहीं जाएंगे, उसको वापस भेज देंगे। कुछ इस तरह का मामला करेंगे, बंदों को चेंज कर देंगे। और अगर मान लो कि एलिमिनेट भी ना हो सकती हो और वो थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पर भी ना जा सकती और एलिमिनेट तो हो ही नहीं सकती, कुछ इस तरह का मामला हो, फिर हमने डिस्कस किया था उसको क्या कर दो, डिक्लाइन कर दो, एक्सेप्ट ही ना करो। अभी इनकार कर दो उनको कि भैया हम आपका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। ये सारे मामला उस वक्त हो रहे हैं जब कोई क्लाइंट आपके पास आया है कि सर हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर दो, चाहे इंश्योरेंस की हो चाहे अदर देन इंश्योरेंस। कहता है कि कौन कौन से एक्शंस हैं जिनको यूज करते हुए आप कहीं ना कहीं सेफ गार्ड इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का प्रिंसिपल आपका वो वायलेट ना हो। कहता है कि असाइनिंग सफिशिएंट एंगेजमेंट पर्सनल विद द नेसेसरी कॉम्पिटेंस। पर्सनल आपको पता कि एम्प्लॉइज की बात हो रही थी, यानी कि जो हमारी टीम है। कहता है कि इस तरह के लोग वहां पे साथ लेके जाएं अगर आपको लग रहा है कम्प्लेक्स किस्म का कारोबार है, उसके बिजनेस की नेचर कुछ इस तरह का, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ इस तरह के हैं, ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्व है, जो भी इस तरह का मामला हो, तो कहता है कि फिर आप कोशिश करें वहां पे कोई जूनियर टीम ना लेकर जाए, जिन्होंने अभी अभी कैफ पास करके उन्होंने फर्म में आए हो, ऐसी टीम को ना लेकर जाए, सीनियर टीम को लेकर जाए, जो तजर्बेकार हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, ऐसी टीम लेकर जाए। अच्छा ये आलूओं की तरह होंगे, हर तरह की मुसीबत के चंद एक ही हल होंगे, जिस तरह वो हकीमों के पास होते हैं ना, हर बीमारी का एक ही इलाज है। वो पता वो चलता ना, वो पैनाडोल की गोलियों के ऊपर ना पैनाडोल के लफ्ज मटा मटा के माशाल्लाह हर बीमारी के लिए दे देते हैं। अब पैनाडोल वक्ती तौर पे तो वो असर कर ही देती है, सर में दर्द हो रहा हो, बुखार हो रहा हो, तो माशाल्लाह वो कहते हैं कि ले बड़ा कमाल दा हकीम है। लेकिन बहरहाल तो यहाँ पे इस तरह का ना, ये इस तरह यहाँ पर भी होगा, खैर यहाँ पे होगा इस तरह का बड़ा वाले है, इस तरह के आलू होंगे, हर जगह पे फिट हो जाया करेंगे, हर चीज का यही हल हुआ करेगा, मिलता जुलता। जब चैप्टर 13 पढ़ेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद एग्रीइंग ऑन ए रियलिस्टिक टाइम फ्रेम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द, देखो कॉम्प्लेक्स किस्म का कारोबार है, अच्छा खासा उसके मान लो कि बिजनेस फैला हुआ है, तो फिर आप उसको ये क्लाइंट को पहले कह दो कि सर हमें बड़ा मुनासिब टाइम चाहिए ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए। कल ये ना हो कि आप उसमें उधम मचा दें कि जल्दी जल्दी करके हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करके दो, हमने एजीएम करवानी है, फलाना कराना है, हमें मुनासिब टाइम अभी हम पहले से तय कर लेते हैं, हम फलानी तारीख तक आपकी जो ऑडिट है उसको कंप्लीट करेंगे। याद है बचपन में हमने डिस्कस किया था कि अगर एजीएम टाइम पर ना हो रही हो तो हम उसको 1 महीना एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वो एक्सटेंशन का सबसे बड़ा मामला होता ही क्या है, हमारा ऑडिट कंप्लीट नहीं होता, सबसे बड़ा मामला ये होता। तो सम टाइम मेरे बच्चे, अब उसको अगर ज्यादा मजबूरी हो उसको कहें कि सर एक्सटेंशन ले लो, मजबूरी है नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो भी हो अगर एक्सटेंशन का ना भी नो बताए उससे रीजनेबल टाइम पहले से तय कर लो कि सर फलानी तारीख तक, उससे पहले हमसे ना मांगना। और ये अक्सर होता है, ये मोस्टली होता है।
कि क्लाइंट क्या करता है, वो प्रेशराइज करता है ऑडिटर को कि जल्दी करके हमारा ऑडिट कंप्लीट करके दे ताकि हम अपने मामला को आगे लेके चलें। तो बेटा उसके बाद कहता है कि पहले से एग्री कर लो उनके साथ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम कि भाई इस तारीख तक हम आपको ऑडिट कंप्लीट करके देंगे, और यूजिंग एक्सपर्ट वेयर नेसेसरी, और जहां पे जरूरत हो वहां पे एक्सपर्ट को इस्तेमाल करो। देखेंगे जाके आगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, उसका नाम ही ये है। दो तरह के बंदों की बात होगी वहां पे, है एक इंटरनल ऑडिटर, वहां पे सही से पता चल जाएगा आपको इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, और एक एक्सपर्ट। दो ही बंदों को वहां पे डिस्कस करेंगे कि आप इनकी भी मदद ले सकते हो। यानी कि ऑडिटर हमेशा ये नहीं कि खाली खुद ही वो किसी और लोगों की मदद ले सकता है। उसमें दो लोग फिलहाल और भी हैं जो जहां से कोई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा, कोई कुछ इस तरह का होगा, लेकिन दो बंदे बड़े आम हैं जो डिस्कस होंगे डिटेल में हमारे सिलेबस के अंदर हैं, वो है इंटरनल ऑडिटर और एक्सपर्ट। ले बड़ा, तो एक्सपर्ट को यूज कर लें। कह रहे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, और मैंने आपको बताया था चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस का थोड़ा सा पता चल गया था आपको। ऐसा बंदा जो अपनी फर्म बना के बैठा हो, चाहे वो ऑडिट कर रहा हो, चाहे जो मर्जी इंश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहा हो, जो बंदा अपनी फर्म बना के बैठा हुआ वो हमेशा प्रैक्टिस में होता है। यानी कि उसे जो मर्जी सब्सिडी देनी हो, कंपाइलेशन की, कहीं बुक कीपिंग की, कहीं पे कोई और अदर नॉन एश्योरेंस कोई रिव्यू की, जो मर्जी कर रहा हो, उसके लिए लफ्ज क्या बोला था, जिसकी फर्म, वो हमेशा लफ्ज क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस है। ये ऑडिटर इन प्रैक्टिस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। और जो फर्म ना कर रहा हो, चाहे वो चाहे अपना कॉलेज खोल के बैठा हो, है चाहे वो किसी कंपनी में काम कर रहा हो, जिसकी फर्म ना हो, वो क्या बोलेंगे उसको, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस। कहता है कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इंटेंट टू रिलाई ऑन द एडवाइस और, फिर देखें ये बेशर्मी है इस बंदे की। किताब थोड़ी सी आई कैप की किताब में ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, तरतीब थोड़ी सी खराब हो, तरतीब खराब इस लिहाज से बड़ी सारी चीजें डुप्लीकेट होनी है, यानी कि रिपीट होनी है। अब यहाँ पे ये सारा आपको बताना शुरू कर देगा। अगर आपने देखो पीछे थोड़ा सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ था एक्सपर्ट का, क्योंकि आई कैप की किताब कोशिश करती है बच्चे को ना थोड़ा सा, क्योंकि आई कैप को लग रहा है कि बच्चा सिर्फ हमारी किताब पढ़ता हो, है तो उसको चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा यहाँ से ये लफ्ज मैंने ऊपर बोला है कि आप एक्सपर्ट का काम इस्तेमाल कर सकते हो, चलो मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट के बारे में बताता हूँ। हालांकि इसको पता है कि आगे पूरा चैप्टर है, यही बात डिट्टो आपने वहां पे करनी है, चाहे इसको पढ़ के वैसे इसके ऊपर इस तरह निशान लगा दीजिएगा, लेकिन फिर भी है इसको पढ़ लीजिएगा। जितनी दफा आप रिपीट कर लेंगे चीजें उतनी ही बेहतर होंगी। और लेकिन ये याद रखिएगा ये यहाँ से नहीं, आपने वहीं से इसको पढ़ना, लेकिन बाहर खत्म नहीं होता। हमें ऐसे ही पढ़ लेते, ये पढ़ना है, ये ना हो कि निशान पका पका लग गया, किताब गुस्सा गुस्सा कर गया वो उससे उसने कहा कि किताब के बारे में तो ऐसी बात नहीं करते। कहता कि अगर आप एक्सपर्ट के काम को इस्तेमाल कर रहे हो तो आंखें बंद करके एक्सपर्ट के काम को इस्तेमाल नहीं कर लेना आपने। देखो जब ऑडिटर ऑडिट करने आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट देना, ओपिनियन देना, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है। और ओपिनियन देने के लिए वो बड़े सारे लोगों की मदद लेगा। जिन लोगों की मदद लेगा, कल अगर ऑडिटर की ओपिनियन खराब निकली, इसके ऊपर उंगली उठी, वो कल ये नहीं कह सकता कि ये काम तो मैंने एक्सपर्ट की मदद से किया था, या इस काम में तो मेरे साथ इंटरनल ऑडिटर भी था, इस काम में तो फलाना। वो कहते ना ना, ये आपकी स्वाबदीद है कि आपने किसी और बंदे का काम इस्तेमाल करना है कि नहीं, उसकी मदद लेनी है कि नहीं। कल अगर कुछ गलत हुआ तो 100% जिम्मेदारी आपकी हो। इसलिए जब एक्सपर्ट का काम हम इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं होगा कि कोई भी एक्सपर्ट जो मर्जी चीज हमें बना के दे देगा, हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे अपने मकसद के लिए। फिर वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्ट के बारे में भी जानना पड़ेगा, एक्सपर्ट के काम को भी जानना पड़ेगा। दोनों चीजें, एक्सपर्ट कैसा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, उसकी रिप्यूट मार्केट में, उसके बारे में लोगों से पूछेंगे, किसी और हमारे ऑडिटर ने उससे कोई मदद ली हो उससे पूछेंगे। उसके बाद उसका जो काम है, जब वो काम करके हमारे पास लेकर आएगा, हम देखेंगे उसने काम कैसे किया, किन अजम्पशंस की बेस पे किया है, उसका काम करने का तरीकाकार क्या था। तो ये सारा मेरे बच्चे चेक करने के बाद ही हम क्या करेंगे, उसके काम को इस्तेमाल करते हैं। याद रखो, कह रहा है कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इंटेंट टू रिलाई ऑन द एडवाइस और वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, यानी कि दोनों ऑप्शन है आपके पास, मशवरा ले लो चाहे उससे काम भी करवा लो। दे शुड इवेल्युएट वेदर सच अलायंस इज वारंटेड, यानी कि आपको लग रहा है कि इस पे भरोसा कर लेना चाहिए। दे शुड कंसीडर फैक्टर्स सच एज, अब ये मेरे बच्चे वहां पे छोटे छोटे पॉइंट्स की शक्ल में, यहाँ पे उसने एक पैराग्राफ में लिख दिया। कहता है कि अगर पूछेगा सवाल, अच्छा बताएं अगर एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते हो तो किन चीजों का ध्यान रखें। पहले तो एक्सपर्ट के बारे में, उसकी रेपुटेशन, मार्केट में उसकी रिप्यूट कैसी है। जैसे हम जब वकील करते हैं क्या हम उसकी रेपुटेशन की बेस पे वकील नहीं करते, बिल्कुल रेपुटेशन की बेस पे हम जब बड़े केसेस होते हैं उसमें रेपुटेशन देखते हैं। और एक्सपर्टाइज है, उसका एक्सपीरियंस कितना है अभी नया नया फील्ड में है या पहले से, और रिसोर्सेज अवेलेबल एंड एप्लीकेबल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, और उसके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, यानी कि लोग शोग उसके पास टीमें शीमें पूरी हैं कि नहीं है, या बेचारा कल ही मठ की दुकान खोल के बैठा है, ये रिसोर्सेज देखे जाते हैं। और एंड एप्लीकेबल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, और वो जो प्रोफेशनल है क्या किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है वो जो एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल लफ्ज नहीं, एक्सपर्ट, क्या वो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है। अगर वो एक्सपर्ट हो और साथ किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर भी हो तो मेरे बच्चे और फायदा हो जाता है, क्योंकि उस एक्सपर्ट के ऊपर उस प्रोफेशनल बॉडी के यही जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो भी अप्लाई होते हैं।
जो उसने फॉलो करने हैं। अगर वकील है, सेम जो प्रोफेशन, ये अभी हम जो एथिकल स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, ये वकील पर भी अप्लाई होते हैं, इंजीनियर पर भी अप्लाई होते हैं, डॉक्टर पर भी अप्लाई होते हैं। याद रखोगे इस बात को। तो ये देखें कि क्या वो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, उसके पास किस सर्टिफिकेशन है। तो कहते हैं सच इन्फॉर्मेशन मे बी गेन फ्रॉम प्योर एसोसिएशन विद एक्सपर्ट और फ्रॉम कंसल्टिंग अदर। अब अगली बात, ये कहाँ से मिलेगी इन्फॉर्मेशन ऐसी? कहता है लोगों से मशवरा करो, है जो लोग, जिन लोगों ने उसका काम इस्तेमाल किया हो पहले, उनसे। और अगर पहले आपका उससे वास्ता पड़ा है तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा, या किसी से पूछ ले। कहता फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ रेपुटेशन रिवैल्यूएशन फिक्स है सर। अब मेरे बच्चे एसेट की रिवैल्यूएशन, ये बेचारा चार्टर्ड अकाउंटेंट के बस की बात नहीं होती। द ऑडिट फर्म विल चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सर्वेयर बिफोर प्लेसिंग रिलायंस ऑन हिज वर्क। देखो ये बिल्डिंग है, इसकी वैल्यूएशन, अब ये बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, ये हम अकाउंटेंट तो हैं, लेकिन इन चीज़ों का हमें इतना नहीं आइडिया होता है। प्रॉपर्टी के क्या मामला हैं, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया कर सकते हैं हल्का फुल्का सा, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर जो होते हैं ना वैल्यूएशंस करने वाले प्रॉपर्टीज़ की, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं आपको। जैसे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह की, क्योंकि रिवैल्यूएशन बेस पे हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उसमें एक्सपर्ट हायर किए जाते हैं। खैर कह रहा है कि नोट दैट अकाउंटेंट हैज एन ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूअसली throughout the period of engagement. They should also review their acceptance decision for recurring client. अच्छा, recurring client हम आगे डिस्कस करेंगे। recurring client वो होता है, या recurring audit, जब जिस क्लाइंट का आप पहले ऑडिट कर रहे थे, अगले साल आप ही ऑडिट कर रहे हो, इसको कहते हैं रिकरिंग ऑडिट। एक होता है इनिशियल ऑडिट, जब आप किसी क्लाइंट पे पहली पहली दफा ऑडिट करने जा रहे होते हैं, उसके लफ्ज बोलते हैं ये इनिशियल ऑडिट है। जब आप उस क्लाइंट को अगले साल फिर दोबारा आप उसका ऑडिटर बनने जा रहे हो, इसके लफ्ज बोलते हैं रिकरिंग ऑडिट। अच्छा, ये जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, कहते हैं सिर्फ एक्सेप्टेंस के वक्त नहीं देखनी आप, इसको थ्रू आउट द ऑडिट आपने दिमाग में रखनी है। जैसे जस्ट एग्जांपल, आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, शुरू के अंदर कोई थ्रेट नहीं थी किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर, है। हो सकता है बाद में किसी बड़े ओहदे के ऊपर हमारा रिश्तेदार आ गया हो, है। अब यहाँ पे थ्रेट्स राइज होना शुरू हो जाएंगे, फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाएंगी, कुछ है, कुछ हो सकता है किसी का सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाए, तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगे मेरे बच्चे। तो इसलिए कहता है कि एक्सेप्टेंस के वक्त भी असूलों को, इन सब चीजों को दिमाग में रखो, और थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट आपने ये सारे असूल मद्देनजर रखने। याद रखोगे मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातें लेकर याद रखनी है। ले बेटा, चेंजेस इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट हमने डिस्कस किया था कि इस साल आप ऑडिटर हो, अगले साल हो सकता है हम आपकी जगह पे किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये क्या कहलाती है? चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट, कि हमने प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट को चेंज करने जा रहे हैं। आप अज्यूम कर लो कि इस साल आपको सीएफई का ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं, और पिछले साल कोई और बंदा था यहाँ पे सीएफई का ऑडिटर। क्या अब आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं कि जब आप इस सीएफई का ऑडिट एक्सेप्ट करने जा रहे हो, तो थोड़ा सा राब्ता आपने वो जो प्रेडिसेसर ऑडिटर था उससे भी करना है, उससे भी हमारे बारे में जानने की कोशिश करनी है, तब जाके इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कीजिएगा। खैर आप देखिएगा, कह रहे देयर माइट बी रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट, कुछ और रीजन भी हो सकते हैं एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करने के। वन सच रीजन माइट बी इफ ए थ्रेट क्रिएटेड बाय द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कैन नॉट बी डस्ट बाय अप्लाइंग सेफगार्ड। वो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो थ्रेट्स को ढूंढने की कोशिश करनी है। थ्रेट अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको क्या करना है, आपने इवेल्युएट करना है कितनी खतरनाक है। और अगर आपको पता चल जाए, इवेल्यूशन हो जाए, उसके बाद आप या तो तीन ऑप्शन है आपके पास, या तो उसको एड्रेस करोगे, या उसको एलिमिनेट करोगे। अगर ना कुछ हो सका तो फिर आप क्या करेंगे, उस क्लाइंट को ही डिक्लाइन कर दो, यानी कि उस एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उस क्लाइंट। तो ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं। तो यही बताना चाह रहा है मेरे बच्चे, कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनको सेफ गार्ड अप्लाई करके भी रिमूव नहीं किया जा सकता, तो फिर आपके पास ऑप्शन ही क्या है, आप उसको इनकार करो। For example, there might be a self-interest threat to compliance with the principle of professional competence and duty if a chartered accountant accept the engagement before knowing all the relevant facts। यानी कि आपने देखा कि भाई आप आंखें बंद करके एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बाद में पता चले आप इसका काम कर ही नहीं सकते, आपके पास रिसोर्सेज इतने लोग, वो स्किल्स हैं ही नहीं कि आप इस क्लाइंट को कर सकें। तो बेहतर नहीं कि आप पहले ही चीज़ों को दिमाग में रखें, एक्सेप्टेंस से लेके आगे थ्रू आउट। लो बेटा, कम्युनिकेटिंग विद द एग्जिस्टिंग ऑफ प्रेडिसेसर अकाउंट पढ़ क्या रहे हो, एक्सेप्टेंस के मामला पढ़ रहे हैं कि जब आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करना, किन चीज़ों को दिमाग में रखें। तो बेटा, जब आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जा रहे होंगे, कुछ और चीज़ें भी हैं। कहता है कि कम्युनिकेट करें एग्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर अकाउंटेंट से। एग्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर अकाउंटेंट किसको कहते हैं, इसको देखिएगा। अज्यूम कर लेंगे सीएफई आज के दिन के ऊपर इसका जो ऑडिटर है वो है केपीएमजी, ये इसका ऑडिटर है आज के दिन के ऊपर। आगे हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम केपीएमजी, ये हमारी एजीएम होने जा रही है इस तारीख, यहाँ पे एजीएम है हमारी, हम सोच रहे हैं इस एजीएम के ऊपर केपीएमजी तो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, केपीएमजी रिटायर हो जाएगा। और आप लोगों को हम यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट कर लें, आप लोगों को हम ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि हम एजीएम वाले दिन आपसे रब्ता करेंगे? नहीं नहीं,
वो तो पहले ही हमने कॉन्सेंट लेनी होती है आपसे, रिटर्न कॉन्सेंट लेंगे पहले। तो आपके पास आए कि सर आप एक्सेप्ट करते हैं क्या, हम आपको ऑडिटर अपॉइंट कर लें नेक्स्ट उसके लिए, आप कहेंगे ठीक है मैं जरा अपना काम कर लूँ, मैं चेक कर लूँ, है क्योंकि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है एक्सेप्टेंस के वक्त मैं देखूँ। अब जब आप एक्सेप्टेंस के मामला देख रहे होंगे, वही सारे पहले प्रिंसिपल देखें क्या कहीं पे इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से वसूल कंप्रोमाइज तो नहीं हो रही, फिर वो सारा कुछ उसी के अंदर में रुचि। आपने एक और चीज करनी है, आपने क्या करनी है, आपने जो एग्जिस्टिंग जो ऑडिटर है या जो प्रेडिसेसर ऑडिटर है उसके साथ भी राब्ता करना है। एग्जिस्टिंग ऑडिटर कौन है, आज के दिन के ऊपर जब आपको अपॉइंट करने जा रहे हैं, अभी तो सिर्फ आपसे राय लेने हैं, आपको ये कह रहे हैं कि सर आप नेक्स्ट ईयर के लिए हम आपको अपॉइंट करना चाह रहे हैं, आज के दिन के ऊपर वहां पे कोई ऑडिटर बैठा हुआ है, वो कौन है, वो केपीएमजी है। केपीएमजी उनका कौन है, ये एग्जिस्टिंग ऑडिटर है। और हो सकता है पिछले साल इनका जो ऑडिटर था वो ईवाई के पास, ये उनका क्या है, ये प्रेडिसेसर ऑडिटर है जो इससे पहले ऑडिटर था। तो बात आप किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसके एग्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर ऑडिटर से भी राब्ता करेंगे। प्रपोज तो आप ही हो ना, आगे प्रपोज की बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप बनने जा रहे हो। लेकिन दो हैं जिनसे आप कर सकते हो कि एक तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर, और अगर कोई इससे पहले कोई और है तो उससे भी आप राब्ता कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन ये कम्युनिकेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको क्लाइंट से इजाजत लेनी पड़ती है कि सर मैं आपके ये एग्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर अकाउंटेंट से राब्ता करना चाहता हूँ। लफ्ज अकाउंटेंट बोलेगा, मतलब यहाँ पे ये एथिक्स के अंदर लफ्ज अकाउंटेंट बोलता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटर हो सकता है, इसलिए लफ्ज अकाउंटेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑडिटर है। ये ना हो कि आप सोच रहे होंगे सर ये तो अकाउंटेंट से राब्ता कर रहा है, ऑडिटर से तो राब्ता कर ही नहीं रहा, भाई एक ही बात है। नो बेटा, तो इसको आपको इजाजत है कि आप क्या कर सकते हो, आप उसके एग्जिस्टिंग ऑडिटर, एग्जिस्टिंग कौन है, जो आज उसका ऑडिट कर रहा है, इसके लफ्ज बोलता है एग्जिस्टिंग, और उसका जो प्रेडिसेसर ऑडिटर है जो पहले था पिछले सालों में, आप उससे भी राब्ता कर सकते हो। लेकिन इससे राब्ता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीएफई से इजाजत लेनी पड़ेगी। पहले आप इजाजत लें, सर मैं इनसे राब्ता करके कुछ चीजें पूछना चाहता हूं, तो आप मुझे इजाजत दें। अच्छा, बात का यहीं पे वो इनकार कर देंगे ना, उनको पता है कि हम गंदे बंदे हैं, अगर इनको लग रहा हो कि हम गंदे बंदे हैं और इसको इनसे राब्ता करने की इजाजत दे दी, तो वो तो हमारे बारे में बता देंगे सारा कुछ है। तो हमें हो सकता है वो आपको इजाजत ही ना दे, जब इजाजत ही नहीं देंगे, ये आपका हक था है ये कि आपको इजाजत दे देते, लेकिन अगर इजाजत नहीं दे रहे तो फिर यहाँ पे हम एक लफ्ज बोलेंगे आगे जाके कि यहीं पे वो आपके स्कोप को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ चीजों से मना कर रहे हैं, कुछ एविडेंस इकट्ठी करने से रोक रहे हैं। आगे जाके एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जब जब ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करने से कंपनी की तरफ से रुकावट हो, उसके लफ्ज बोलते हैं स्कोप लिमिटेशन। क्या दो ही चीजें हुआ करेंगे, या तो स्कोप लिमिटेशन हुआ करेगी या मिसस्टेटमेंट हुआ करेगी वैसे, है। तो स्कोप लिमिटेशन क्या होती है, मिसस्टेटमेंट तो होती है गलती हो गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलती है। स्कोप लिमिटेशन क्या होती है, गलती तक जाने नहीं दिया, हमें क्या पता गलती है कि नहीं, यानी कि एविडेंस इकट्ठी नहीं करने दी, उसके लफ्ज क्या बोलते हैं, स्कोप लिमिटेशन। तो मैनेजमेंट क्या करेगी, हो सकता है यहीं भी आपको इजाजत ना दे, तो फिर आप देखें कि ये आज आपको इस तरह की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या करेंगे, है जब आप उनका ऑडिट एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं वहां पे देख लूंगा उसको, चीज को मैं कर लूंगा कवर, तो आप किसी और तरीके से भी मान लो कि एविडेंस इकट्ठी कर सकते हैं इस क्लाइंट के बारे में, अगर इनसे राब्ता नहीं भी होने देगी। लेकिन अगर राब्ता करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट से इजाजत लेनी। अब अगली बात, जब अच्छा इसको इजाजत दे दी, इसको इजाजत दे दी, अब इसने क्या करना है, एक खत लिखना है, एक खत लिखेगा, किसको बोला, प्रेडिसेसर ऑडिटर को या उसके एग्जिस्टिंग ऑडिटर को, या दोनों। जब ये खत इनके पास जाएगा, जरा मुझे सोच के बताना थोड़ा सा, देखिएगा कि अभी तक थोड़ा सा आपने पढ़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी हमने प्रिंसिपल्स पढ़ के हैं पीछे 5, उन 5 प्रिंसिपल्स का अगर थोड़ा सा आपको आइडिया है, उनमें से देखिएगा कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वो हो सकता है वायलेट इन दो की तरफ से, कॉन्फिडेंशियलिटी, कि अगर जब खत का जवाब दे दें वो हैं, उनको बता दें क्लाइंट के बारे में, भाई उनके ऊपर तो एक असूल अप्लाई होता था, और वो कौन सा था, कॉन्फिडेंशियलिटी, कि उन्होंने किसी बंदे को क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना, उसकी राज की कोई बात नहीं बतानी, कोई भी इस तरह की बात नहीं करनी। हाँ, कुछ जगहों पे आगे जाके एक्सेप्शन पढ़ेंगे जब रेलिवेंट चैप्टर पढ़ेंगे इसका, कि कहाँ कहाँ पे, वो भी हमें बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, जहाँ पे कानून खुद अपने लिए इन्फॉर्मेशन मांग रहा हो, ऑडिटर का बाप भी देगा, है, जहाँ पे कानून हुक्म दे रहा हो फलाने बंदे को इन्फॉर्मेशन दो, वहां पर भी ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यानी कि 2 पॉइंट तो यहीं पे कवर हो जाते हैं। अदालत अपने लिए मांग रही, कोई केस लगा उसके सामने, अदालत कह रही इधर लेके आ इन्फॉर्मेशन, तो ऑडिटर लेकर आएगा। दूसरा, कि अगर अदालत हुक्म दे रही हो फलाने बंदे को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, फिर भी करेगा। और मेरे बच्चे आई कैप मांग रहा हूँ, आई कैप करता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जब करता है, जो होते हैं ना क्यूसीआर फर्म, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाले, तो क्यूसीआर होता ही कैसे है, आई कैप की तरफ से लोग आते हैं, एक वफ्द आता है 2 बंदों का 3 बंदों का, वो आके क्लाइंट उससे कहता है, अच्छा बताएं इस साल में आपने कितने ऑडिट किए हैं, वो कहते हैं सर इस साल में हमारे जो क्लाइंट थे वो 10 थे,
वो लिस्ट देता है उनको, फिर उसमें से कहते हैं अच्छा ऐसा करें, ये तीसरे नंबर वाली फलानी कंपनी और ये 8वें नंबर वाली फलानी कंपनी, इसकी सारी फाइलें उठा लो, हैं? तो वो फिर उनके सामने रखते हैं, फिर उसका चेक करते हैं ऑडिट, हैं कि कैसे हुआ। फिर वो बेचारे जिन लोगों ने किया होता है, खास तौर पे जो आप जैसे ट्रेनिंग, सारा दिन उनके सामने ऐसे बैठे होते हैं, सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, तो फिर फंस जाते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पे होता है ना कि वो क्लासेस बेचारे बात का नहीं लेने आ रहे होते, उनको बताओ क्लास में नहीं आया फाइनल के बच्चे, सर वो मेरे क्लाइंट का रिव्यू हो रहा है, बेचारे फंस जाते हैं। होता है ना कि आप सारे हैं यहाँ पे सीएफई में और वो हैं नए ट्रेनिंग है, किसी आपको किसी क्लाइंट पे भेज दिया, आपको किसी क्लाइंट पे, आपको किसी क्लाइंट पे, आपको तो डिफरेंट क्लाइंट्स पे भेज दिया। और कल मैं आया हूँ क्यूसीआर वाला, मैंने एक क्लाइंट को चेक किया, वो मान लो कि इनका है, अब ये तो बेचारा बैठा रहेगा यहीं पे, बाकी यशी ये रुल गए, अब ये सवालों के मेरे जवाब दे रहा हूँ, और लेट नाइट तक वो लोग बैठे हो रहे होंगे और ये भी बेचारा साथ ही वहां पे, और ये काफी मशक्कत वाला काम होता है। खैर अब उन्होंने जरा थोड़ा सा उसका तरीकाकार चेंज कर दिया है क्यूसीआर, यानी कि अब उसकी मुद्दत बढ़ा दी, पहले हर साल होता था, अब कुछ के लिए 3 साल, किसी के 2 साल, कुछ इस तरह का काम है। ले बेटा, ऑडिट हर साल ही होना, ये ना कहने का ऑडिट का भी चेंज हो रहा है। अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो एग्जिस्टिंग, जो अभी ऑडिटर जिसको हम प्रपोज ऑडिटर है जो अपॉइंट करने जा रहे हैं, क्या वो बाकी लोगों से रब्ता कर सकता है? एग्जिस्टिंग ऑडिटर प्रेडिसेसर ऑडिटर से कर सकता है, लेकिन करने के लिए क्या चाहिए होगा? क्लाइंट की इजाजत। जब ये क्लाइंट की इजाजत लेकर उनको भेज देगा कोई इस तरह की कोई लेटर वगैरह, जब वो जवाब देंगे अपनी मर्जी से दे देंगे या उनको भी इजाजत चाहिए होगी? उनको भी इजाजत चाहिए। और अगर क्लाइंट रोक रहा हो तो फिर क्या करें? उस क्लाइंट को एक्सेप्ट ही ना करें। अगर आपको पहले ही मना कर दे क्लाइंट के, नहीं नहीं भैया आप मेरे एग्जिस्टिंग ऑडिटर या प्रेडिसेसर ऑडिटर से रब्ता नहीं कर सकते, क्या फौरन से इनकार कर दें? नहीं नहीं, इनकार नहीं करना, फिर और तरीके से इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में इकट्ठी करने शुरू। अगर वो लोगों से नहीं रब्ता हो पा रहा तो कोई और जानने वाला तो होगा ना उस कंपनी का, है, उससे रब्ता करें, और सोर्सेज से रब्ता करें, है, गूगल शूगल ये वो सब कुछ खंगालें उस बंदे के, उस कंपनी के बारे में, तो उससे आइडिया इकट्ठा करें। नहीं बेटा, जरा चीजों को देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली दिमाग में रखिएगा। कह रहा है कम्युनिकेटिंग विद प्रपोज अकाउंटेंट। प्रपोज कौन है? आप लोग जिसको अपॉइंट करने जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग कौन है? जो आज मौजूद है। और प्रेडिसेसर कौन है? जो इससे पहले थे। कहता है कि प्रपोज अकाउंटेंट यानी कि जिसको हम अपॉइंट करने जा रहे हैं विल यूजुअली नीड द क्लाइंट्स परमिशन, प्रेफरेबली इन राइटिंग, क्योंकि देखो लिख कर मोस्टली काम हमने करने क्या है, लिख कर। कहता कि कल, क्योंकि हो सकता है कल जब आप उनसे इनसे इजाजत ले ली, जुबानी कलामी इजाजत ले ली, और जब जुबानी कलामी इजाजत ली आपने उनको लेटर भेज दिया कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, उनकी तरफ से जवाब आ गया कि भाई वो तो कह रहे हैं आपको इजाजत ही नहीं हमसे पूछने की है, जवाब देना तो बड़ी दूर की बात है, आप हमसे बात ही नहीं कर सकते। कहता नहीं नहीं मैंने इजाजत ली है। कहता नहीं, आपने उनको जाके कहा कि आपने इजाजत नहीं दी थी? कहते हमने कब इजाजत दी थी? सर बोला तो था उस दिन आपने। तो रौला पड़ जाएगा ना मेरे बच्चे, क्या करना है? लिखवा लेना उनसे। कहता है टू इनिशिएट डिस्कशन विद एग्जिस्टिंग आर प्रेडिसेसर अकाउंटेंट, इफ अनएबल टू कम्युनिकेट विद एग्जिस्टिंग आर प्रेडिसेसर अकाउंटेंट द प्रपोज अकाउंटेंट शैल टेक अदर रीजनेबल स्टेप्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल थ्रेट्स। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि यार उनसे देखो, वो उन्होंने बताना था, ये बेईमान बंदा है, ये जानबूझ के गलत रिपोर्टिंग करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल कंप्रोमाइज हो रहा है? इंटेग्रिटी वाला भी, प्रोफेशनल बिहेवियर वाला भी है आपको। यानी कि हमने क्यों रब्ता कर रहे हैं? ताकि हम देख सकें कि हमारा कोई किसी प्रिंसिपल के ऊपर कोई किसी तरह की कोई थ्रेट तो नहीं। तो अगर नहीं हो रहा तो आप क्या करो? इनकार नहीं करना फौरन, बल्कि क्या करें, कुछ और सोर्सेस से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करें। फिर अगली बात, और फिर आप उनकी तरफ खड़े होकर वो बात करें, वो प्रेडिसेसर और एग्जिस्टिंग ऑडिटर की तरफ खड़े हो। क्या वो प्रपोज ऑडिटर को जवाब दे दें फौरन? ना ना, क्या करना? क्लाइंट की इजाजत। कहता है व्हेन एन एग्जिस्टिंग प्रेडिसेसर अकाउंटेंट इज आस्क्ड टू रिस्पोंड टू ए कम्युनिकेशन फ्रॉम ए प्रपोज अकाउंटेंट, द एग्जिस्टिंग प्रेडिसेसर अकाउंटेंट शैल comply with the relevant laws and regulation governing the request, रूल्स एंड रेगुलेशन भी देखें, एंड प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टली एंड अनएम्बिगुअसली, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन देनी है एक तो बड़े वाजे करके देनी है, और ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ। और एन एग्जिस्टिंग प्रेडिसेसर अकाउंट इज बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियल, लेकिन अगली बात फिर वो बता रहा है आपको, कहता है कि अगर तो आप जवाब दे रहे हो तो ऐसा होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को भी दिमाग में रखते हुए जवाब दें, क्योंकि आगे देखें कुछ जगहों पे हो सकता है कि मना हो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी डिस्क्लोज ना करें, या बात अगर करनी है तो ईमानदारी के साथ सही इन्फॉर्मेशन दें। और फिर नेक्स्ट क्या है कि आपने उनके ऊपर भी कॉन्फिडेंशियलिटी, और वेदर आर एग्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर अकाउंटेंट इज परमिटेड और रिक्वायर्ड टू डिस्कस द अफेयर ऑफ ए क्लाइंट विद ए प्रपोज्ड अकाउंटेंट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, एंड वेदर द एग्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर अकाउंटेंट हैज परमिशन फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द डिस्कशन एंड द लीगल एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू सच कम्युनिकेशन एंड डिस्क्लोजर व्हिच माइट वेरी बाय जुरिसडिक्शन, या कोई और लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट भी देखें और क्लाइंट की परमिशन भी देखें, यानी कि क्लाइंट की परमिशन एंड लिखा हुआ है,
क्लाइंट की परमिशन भी हो और एथिकल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी इजाजत देती हैं। हो सकता है बात को क्लाइंट परमिशन दे दें, लेकिन एथिकली वो मुनासिब ना हो, कुछ इस तरह का मामला भी हो सकता है, तो उससे कोई और एंटिटी इफेक्ट हो रही होती है बात का। डेविड, पढ़ क्या रहे हो बोला? क्लाइंट को एक्सेप्ट करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखें? एथिकल मामला डिस्कस कर रहे हैं हम। Whether chartered accountant in practice may be asked to undertake work that is complementary or additional to the work of the existing accountant। अच्छा, इसको जरा देखिएगा, इस लाइन को एक दफा आप दोबारा खुद रीड करें। और इस पूरा पैरा पढ़ लें, पूरा पैरा पढ़ लें याद। अब देखिए, सीएफई का ऑडिट चल रहा है, कोई ऑडिटर हमने अपॉइंट किया हो, लेकिन मेरे बच्चे बाज़ क्या करते हैं, उस ऑडिटर की मदद के लिए हम क्या करते हैं, या तो एडिशनल या कंप्लीमेंट्री काम। यानी कि या तो ऑडिट तो हो रहा है, लेकिन कोई वर्किंग करवाने के लिए या किसी ब्रांच का ऑडिट करने के लिए है, या किसी एक एलिमेंट का कोई चीजों को चेक करवाने के लिए वो फर्म क्या करती है या क्लाइंट क्या करते हैं, हम किसी और ऑडिटर को भी साथ ऐड कर लेते हैं। यानी कि अभी चले इस तरह कर लें, आप लोग सीएफई का ऑलरेडी ऑडिट कर रहे हैं, एक ब्रांच, ब्रांच का ऑडिट करने के लिए आपने कहा कि उस इलाके में यार ऐसा करते हैं, जैसे अक्सर वकील लोग भी ये काम करते हैं कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, मान लेके मुल्तान। अब मुझे लग रहा है भाई मुल्तान वहाँ पे मैं जाऊँगा कोर्ट में, ये वो तो मेरे लिए औखा है, तो मैं कहता हूँ कि किसी बंदे को इंगेज कर लेता हूँ अपने साथ। ये मेरा केस है वैसे तो, लेकिन मैं कहता हूँ ये जो अपने केस यहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ पे मुल्तान का केस करने के लिए मैं मुल्तान में ही किसी बंदे को इंगेज कर लेता हूँ। भाई ऐसा करो, आप इस केस को देखो, है तो काम मेरा है, लेकिन मैं साथ क्या कर रहा हूँ, किसी बंदे से ये काम वहां से करवा लेता हूँ। सेम कुछ इस तरह का मामला यहाँ पर भी होगा। आप लोग यहाँ पे सीएफई में ऑडिट कर रहे थे, आपने कहा कि वो फलानी ब्रांच बड़ी वो उस इलाके में है, ऐसा करते हैं, राणा साहब को कहते हैं, राणा साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये जाके उस ब्रांच को चेक करके उसका ऑडिट करके हमें चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, जो हम अपने उसके साथ ऐड कर लेंगे, चीजों को देख लेंगे। अब मेरे बच्चे, आपने मुझे उस सिर्फ एक एक एलिमेंट का, उसका ब्रांच का, उसका ऑडिट करने के लिए आपने मुझे भी पॉइंट कर लिया है साथ। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीजों को दिमाग में रखना है, हो सकता है मेरी प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर यहाँ पे कंप्रोमाइज हो रही है, क्योंकि खाली ब्रांच से सारी इन्फॉर्मेशन का नहीं पता चलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से हेड ऑफिस और बाकी जगहों से जहाँ पे आप ऑडिट कर रहे हो वहां से भी चाहिए होगी ब्रांच का ऑडिट करने के लिए भी, है। जिस तरह आपको हेड ऑफिस वगैरह और बाकी रजिस्टर ऑफिस में बैठे हुए आप बाकी चीजों को देख रहे हो, अब वहां पे ब्रांच की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, ऐसे मुझे ब्रांच का ऑडिट करने के लिए बाकी जगहों की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जो मेरे पास है ही नहीं। तो इसलिए मेरे बच्चे आपको कहा जाता है कि अगर कोई ऑलरेडी फर्म किसी कंपनी का ऑडिट कर रही हो और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी फर्म को वो कोई एडिशनल वर्क या कोई कंप्लीमेंट्री काम करने के लिए साथ अपने मिला ले, तो वहां पे हो सकता है कि ये एडिशनल या कंप्लीमेंट्री, एडिशनल है इजाफी कोई काम करने के लिए है, कंप्लीमेंट्री ऑलरेडी जो वो कर रहे हैं उसी उसी से रिलेटेड है। कोई एडिशनल या कंप्लीमेंट्री काम अगर करने के लिए, मान लो कि ये इसी जगह इसी कंपनी इसी जहां पे आप लोग ऑडिट कर रहे हो यहीं पे मुझे बुलाया है, तो यहाँ पे आपने कहा कि ऐसा करें राणा साहब, ये जो प्लांट एंड यहाँ पे इनके जो फिक्स एसेट है ना, उनके शेड्यूल पर आप काम करके दे दें। अब ये काम आपने करना था, है? लेकिन किसको दे दिया? मुझे दे दिया। लेकिन मुझे अपना ये काम करने के लिए आपकी, आपसे भी मदद चाहिए हो, ताकि मैं अपना ये काम कर सकूं, क्योंकि फिक्स एसेट शेड्यूल में और भी परचेज के मामला होंगे, सेल के मामला होंगे, बड़ी और जगह होंगी जो आप लोग देख रहे होंगे यार। तो जब कोई फर्म ऑडिट कर रही हो और वो साथ किसी और ऑडिटर को साथ अपने मिला लें, और उस ऑडिटर को किस लिहाज से मिला लें, क्या करने के लिए, कोई कंप्लीमेंट्री या एडिशनल काम करने के लिए, कि हमारे लिए काम करके दे दो हमें, तो वो जो जिसको वो कह रहे हैं ये काम हमें करके दे दो, उसके लिए क्या हो सकती है, उसकी प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर के लिए थ्रेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके लिए वो काम करने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल हो। जब पूरी इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं होगी वो काम कर ही नहीं सकेगा, जब नहीं कर सकेगा तो कहेंगे, है ना, नैला दैला, आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर क्या कर दिया, सवाल उठा दिया, आप कॉम्पिटेंट ही नहीं थे, जबकि वजह क्या थी, आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, इनसे इंफॉर्मेशन मांग रहे थे, वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, वो कह रहे कर ले, बड़ा तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस बंदा। तो याद रखोगे, तो ये मेरे बच्चे यार के, और फिर आगे उसमें कहा भी है, क्यों आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर के ऊपर सवाल उठेगा उस वक्त, क्योंकि लैक ऑफ आर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, याद रखोगे। यानी कि पूरी कंपनी का जस्ट एग्जांपल चलें इस तरह ताकि आपको समझ आ जाए।
आप इस सीएफई के वो कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हो, इसके टेक्स्ट की कैलकुलेशन के लिए आपने मुझे हायर करी, आप खाली टैक्स टैक्स बाकी सारी चीजों से भी जुड़ा हुआ, मुझे वो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और वो आप प्रोवाइड ना कर रहे हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ उस चीज को? और फिर आप मेरे बारे में कहेंगे कि भाई ऐसे ही है सर राणा साहब, याद रखोगे इस बात को। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? जब कोई फर्म ऑलरेडी ऑडिट कर रही हो और अपना कोई काम करवाने के लिए वो किसी और ऑडिटर को साथ मिला रहे हो, हैं? तो क्या काम करने के लिए, एडिशनल या कम्प्लीमेंट्री, और फिर वो उसको पूरी इंफॉर्मेशन ना दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं कौन सा असूल कंप्रोमाइज हो जाएगा उससे? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। कहता है हाँ, फिर आप क्या करेंगे? कहता है फैक्टर दैट इज रेलिवेंट इन वैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ सच थ्रेट इज वेदर टेंडर स्टेट दैट, यानी कि वो जो टेंडर दिया होगा, जो उन्होंने कहा होगा कि हमें ये काम करने के लिए बंदा दरकार है, या जो भी ऑफर की होगी सादा अल्फाज में, बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट कॉन्टैक्ट विद द एग्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर अकाउंटेंट विल बी रिक्वेस्टेड। है एक तो कहता है कि उनसे कहें कि मुझे पहले या जो एग्जिस्टिंग है उनसे रब्ता करने की, क्योंकि बात कंपनी अपॉइंट कर रही होती है इस तरह का कोई काम करने के लिए, क्योंकि हम जब बड़े होंगे आप देखेंगे एक कंपनी जैसे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट कौन देता है? होल्डिंग ऑडिटर। जो होल्डिंग ऑडिटर होगा वही क्या करेगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी वो रिपोर्ट देता है। लेकिन मेरे बच्चे वो जो सब्सिडीज वगैरह सारी इकट्ठी की हैं उनका ऑडिट उसने नहीं किया होता, वो किसी और ने किया है। तो इस तरह के मामला भी हो सकते हैं मेरे बच्चे। कहता है कि आप क्या कर लो, कहता है कि टेंडर दैट बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट कॉन्टैक्ट विद द एक्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर अकाउंटेंट विल बी रिक्वेस्टेड, दिस कॉन्टैक्ट गिव्स द प्रपोज्ड अकाउंटेंट द अपॉर्चुनिटी टू इंक्वायर वेदर दे आर एनी रीजन व्हाई द एंगेजमेंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। कहता है कि उनको बाकी लोगों से भी रब्ता करने की इनको भी इजाजत दें, ताकि उसको पता चल जाए कि मुझे ये कम्प्लीमेंट्री एडिशनल काम एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। ऑर्डर तो उनका फलाना कर रहा है, मुझे ये काम कहने के लिए उन्होंने कहा कि ये कर दे, तो मुझे करना चाहिए कि नहीं? तो बताएंगे नहीं नहीं, कर लो या ना करो वही बात। फिर वो असूल दोनों ऊपर वाले दिमाग में रखने, क्लाइंट से इजाजत लेके, और उनको भी क्या करना पड़ेगा? क्लाइंट से इजाजत देके बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन दैट माइट बी सेफगार्ड टू डेथ सच ए थ्रेट, यानी कि जो ऊपर आपने अभी पढ़ा कम्प्लीमेंट्री एडिशनल काम करने के लिए, तो कौन से सेफगार्ड इस्तेमाल करके आप इसको खत्म कर सकते हो, कम कर सकते हो? कहता है कि आस्किंग द एक्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर अकाउंटेंट टू प्रोवाइड एनी नॉन इन्फॉर्मेशन ऑफ विच इन द एक्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर अकाउंटेंट्स ओपिनियन द प्रपोज्ड अकाउंटेंट नीड्स टू बी अवेयर ऑफ बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। यानी कि जब भी कोई कम्प्लीमेंट्री एडिशन काम करने के लिए आपको पॉइंट किया जा रहा हो, एक्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर अकाउंटेंट से रब्ता कर लो, और उनको कहेंगे मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बताओ जिस बेस पे मैं डिसाइड कर सकूं कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो इंक्वायरी कर रहे हो उनसे, वो असूल मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो असूल आपने फॉलो किए होंगे, इजाजत आपने भी और उन्होंने भी इजाजत देकर लेकर ही उसको आपको कोई खत भेजा होगा। फॉर एग्जाम्पल इंक्वायरी माइट रिवील प्रीवियसली अनडिस्क्लोज पर्टिनेंट फैक्ट्स। पर्टिनेंट फैक्ट्स होते हैं मतलूबा, यानी कि जो रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं, उसकी बात हो रही है। कहते फॉर एग्जाम्पल इंक्वायरी, जब आपने उनसे प्रेडिसेसर या एग्जिस्टिंग ऑडिटर से रब्ता किया, तो वो कहता है कि उन्होंने कुछ मतलूबा जो फैक्ट्स हैं वो आपको बताए जो आप चाहते थे पूछना, एंड माइट इंडिकेट डिसएग्रीमेंट विद द एग्जिस्टिंग प्रेडिसेसर अकाउंटेंट दैट माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट। कहता है उन्होंने कुछ ऐसे आपको फैक्ट्स हो सकता है बताए हों, जो क्या कर रहे हैं, एंड माइट इंडिकेट डिसएग्रीमेंट विद द एग्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर अकाउंटेंट, जिससे हो सकता है कि आप ये जो ऑडिटर कह रहे हैं प्रेडिसेसर और एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट कह रहे हैं, हो सकता है आप उनसे क्या कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो उस मामले में। हो सकता है वो आपको ऐसे काय को बताएं, आप कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं मानता ऐसी चीज़ों को, ये भी दिक्कत हो सकती है वहां पे। मैं पूछ तो रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कुछ और है, लेकिन हो सकता है आप क्या कर लें, वो जो बताएं आप उन पर ना माने, क्योंकि आपने ये थोड़ी कि आप उनकी बात मान लेंगे। उसके बाद कहता है ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेस सच एज थ्रू इंक्वायरी ऑफ थर्ड पार्टी ऑफ बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग सीनियर मैनेजमेंट, तो यानी कि कुछ और लोगों से रब्ता करने, वो सीनियर मैनेजमेंट हो सकती है, कोई जानने वाला हो सकता है कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर, कोई उनका सप्लायर, कोई उनका डेक्टर, कोई उनका फलाना बंदा, जो आपको लग रहा हो। तो इसलिए बड़ी तहकीक करने के बाद मेरे बच्चे, अगर तो कोई अच्छी कंपनी हो, बड़ी ईमानदारी से चल रहे होते हैं मामला, वहाँ पे बड़ी तहकीकात हो रही होती हैं ये सारे मामले। जैसे होता है ना कि बात का तो आप किसी चलें आप अज्यूम कर लें, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अमेरिका के वीजे के लिए अप्लाई कर दो, मैंने तो नहीं किया, लेकिन दोस्त तो अक्सर करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अप्लाई कर दिया अमेरिका के वीजे के लिए, कहता जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, उन्होंने मेरी सारे फेसबुक के मामला, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, मेरे जो जो अकाउंट हैं सबकी डिटेल उनके पास। यानी कि आपने सिर्फ अप्लाई किया होगा, वहां पे आपने फेसबुक अकाउंट और बाकी इसके बाकी जितने भी आप टिकटॉक है या इंस्टाग्राम है ये थोड़ी दिए होंगे उनको, लेकिन आपने ईमेल सारा कुछ हिस्सा की इन्फॉर्मेशन बेसिक तो दी है उनको। वहां से उन्होंने जो उस ईमेल के ऊपर या इस तरह जितने अकाउंट्स बने हुए हैं सब कुछ निकाल के रखा हुआ। तो खैर, तो इस तरह की चीजें में रोचे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती है इधर उधर से। ले बेटा, टॉपिक खत्म हो गया एथिक्स वाला।
कि जब आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जा रहे हो, कुछ एथिकल मैटर्स हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं। तो एथिकल मामला तो मेरे बच्चे हो गए खत्म। आइजा 200 आप पढ़ के आए थे, जो मेरी कोशिश रहती है कि जो चीज़ आपने पहले पढ़ ली हो वो जल्दी आप भूल ना जाए। तो जब आइजा 200 आपने पढ़ा था, तो उसमें एक तो ऑडिटर का ओवरऑल मकसद बताया था, जो याद होगा आपको, रिपोर्ट देना, ओपिनियन देने, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बेस पे। और फिर हमने डिस्कस किया था, उसमें 5 रिक्वायरमेंट थी जो एक्सपेक्ट कर रहा था 200 स्टैंडर्ड के ऑडिटर ने ये काम करने हैं। और वो 5 चीज़ें मेरा ख्याल है दोबारा बता दें, आसानी हो जाएगी। एक तो आपने कंप्लाई करना है आइजाज को, उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ये मेरे ओवरऑल रिक्वायरमेंट थी। कभी भी कोई बंदा पूछ ले आइजा 200 क्या है, यही ये एक वो ओवरऑल और ये बातें बता दें, आइजा 200 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मेरे अब अगला आइजा आप पढ़ने जा रहे हो, और ये है 210। मैंने कहा था ये स्टैंडर्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही वो आपसे पूछेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कम से कम पता हो। मैं तो यहाँ पे बताता जाऊंगा एहतियातन। ले बेटा, आइजा 210 कहता है कि एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब अज्यूम कर लो, अगर आप उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने का इरादा कर लिया है, आपने कौन कौन से मामला देख लिए, आपने कमर्शियल मामला भी देख लिए, आपने लीगल मामला भी देख लिए, आपने एथिकल मामला भी देख, सब कुछ तय हो गया। अब कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि मुझे इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जा रहे हो, आप एक्सेप्टेंस के वक्त कुछ और चीजें भी हैं जिनको आपने कुछ एग्री करना है। देखो, आप एक्सेप्ट तो करने जा रहे हो, लेकिन पहले कुछ चीजें आपस में बैठ के क्या कर लो, प्री एग्री करना, एग्री करना है अब आपने कुछ चीजों। अब वो एग्री कौन सी चीजें करनी है, सबसे पहले वो कहता है कि प्री कंडीशंस के ऊपर एग्री करना। उसके साथ क्या कर लें, क्लाइंट के साथ प्री कंडीशन के ऊपर एग्री कर लें। अब प्री कंडीशंस के अंदर 2 चीजें हैं, और ये 2 चीजें अगर ना हो, इनमें से कोई मिस हो, तो फिर भी आपने उस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना। यानी कि बड़ी है, यानी कि जब आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जा रहे हो, आप उस वक्त वो कहता है कि ये चीज पहले एग्री कर लो इनसे, और अगर एग्री ना हो रहे हो तो फिर भी आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना। अब प्री जो कंडीशंस हैं, सबसे पहले ये आई के आपके फेवरेट सवाल है मेरे यहाँ पे चैप्टर 2 के अंदर सबसे ज्यादा यही पूछेगा, क्योंकि एथिक्स तो वो पूछ लेते 13 के अंदर, तो यही सबसे ज्यादा पूछता वो प्री कंडीशंस और ऑडिट प्रीमाइस। प्री कंडीशंस के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर एग्री हो, और दूसरा है ऑडिट प्रीमाइस। जब भी कोई मैं आपसे ये पूछना चाहे, बताओ मेरे बच्चे, प्री कंडीशन में कितनी चीजें हैं, तो आप मुझे कितनी बताओगे? 2 चीज। एक क्या है, एक तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो AFRF था, उसके ऊपर एग्री करना है कि दोनों एग्री करें, सर ये इस पे एग्री है ना, इसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी, बनाई होंगी, आपने बनानी है जिसका मैंने ऑडिट करना है, उस पर एग्री कर लें, क्योंकि यही आपका एप्लीकेबल है, तो एग्री कर लें उसके ऊपर। एक तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर एग्री होना दोनों का, ऑडिटर और क्लाइंट का, कि ये आप पर लगता है। और दूसरे नंबर पे ऑडिट प्रीमाइस। लफ्ज क्या है? ऑडिट प्रीमाइस, यानी कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगी। याद है बचपन में आपने पढ़ के आए थे कि मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है? तो वो बात हम उनको दोबारा कहेंगे कि आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करनी है, उसका भी आप भी वादा कर लें, एग्री कर लें मुझसे। तो 2 चीजें मेरे बच्चे प्री कंडीशंस के अंदर, तब क्लाइंट को एक्सेप्ट कीजिएगा। एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे एग्री करें कि कौन सा है, और उसके बाद दूसरा क्या है, ऑडिट प्रीमाइस। और ऑडिट प्रीमाइस क्या है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानना और उनको पूरा करने का वादा। याद रखो। ले बेटा जरा देखिएगा, द ऑब्जेक्टिव, हर देखो हमने डिस्कस किया था, हर स्टैंडर्ड का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। आइजा 200 ने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताया कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आगे हर स्टैंडर्ड का अपना अपना मकसद हो, उसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं बताया जाएगा। जैसे आइजा 200 ये बता रहा होगा कि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्री इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये इसका, यानी कि आप जब आप उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जा रहे हो, उससे कौन सी चीजें एग्री करनी है, तो ये सिर्फ उस एग्री जो चीजें करनी है उसी उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट ओनली। यार देखो अल्फाज बड़े अहम है मेरे बच्चे, कि आपको बताएगा कि आप इस क्लाइंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू तभी करना है, ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन व्हिच इट इज टू बी परफॉर्म्ड हैज बीन एग्रीड, कि जिस बेसिस पे ऑडिट परफॉर्म होना है वो पहले से एग्री कर लीजिए। और दिस इज टू बी डन कि 2 चीजों से, ये 2 चीज, यानी कि अगर ये ना हो तो फिर आपने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना, फिर भी आपने इनकार करना। और ये क्या है? एस्टैब्लिश वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट एंड कंफर्मिंग दैट देयर इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। यानी कि 2 चीजें हैं, एक तो प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, और दूसरा मैनेजमेंट और ऑडिटर के दरमियान कॉमन अंडरस्टैंडिंग है किस चीज की, आपकी अपनी जिम्मेदारी हो। तो आपने क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करना अगर 2 चीजें ना हो, प्री कंडीशंस और दूसरा जिम्मेदारियों का एक्सेप्ट करना कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। अब इसको देखिएगा, प्री कंडीशंस क्या है, पहले वाला पॉइंट, प्री कंडीशंस क्या है? टू एस्टैब्लिश इफ द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट आइदर 210 रिक्वायर द ऑडिटर टू, यानी कि प्री कंडीशंस हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इन 2 चीजों से। और ये 2 चीजें क्या है? वही जो अभी मैं आपको बता रहा था,
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और ऑडिट प्रीमाइस। प्री कंडीशन के अंदर कितनी चीजें हैं? दो चीजें। कौन कौन सी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, और दूसरा ऑडिट प्रीमाइस। देखो वो ये नहीं बोलेगा वो बात का कि ऑब्टेन द मैनेजमेंट एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पांसिबिलिटी। वो बात का यही लफ्ज बोल देगा ऑडिट प्रीमाइस के बारे में बताना। एक्चुअली ऑडिट प्रीमाइस क्या है कि मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रही हो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने पूरी करनी है, एग्री कर रही हो। कहता कि प्री कंडीशंस, और ये मैं कह रहा हूं बार बार पूछा हुआ प्री कंडीशंस। प्री कंडीशन में क्या है? एस्टैब्लिश इफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल। यानी कि सबसे पहले तो ये तय करना कि जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत ये बनाई गई होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको मैंने ऑर्डर करना है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ये ना हो कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही हो और उन्होंने गैप फॉलो किया हो सकता है कोई बंदा वहीं से अमेरिका से पढ़ के आया पाकिस्तान में। हमने भी ब्रेन ब्रेन किया या ब्रेन गेन किया है, हमने भी कोई ब्रेन गेन कर लिया हो। फिलहाल तो हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, लेकिन हमारे हाफिज साहब कह रहे हैं नहीं ये ब्रेन ड्रेन नहीं होता, ये ब्रेन गेन है। तो उनको पता कि जितने लोग ये सारे ही चले जाएं बाहर, हैं हम बाहर यहीं पे अकेले ही पाकिस्तान में खेती बाड़ी करें, हैं हम ही कपास उगाएं, हम ही माशाल्लाह यहाँ पे गंदम उगा रहे हों, हम ही मूंजियाँ शूंजियाँ ला रहे हों। वो कह रहे हैं हम सारे काम पट्ठे पुट्ठे थे ऐसे ही काम कर रहे हो, ये सारा पाकिस्तान निकल जाए और बाहर से, अच्छा ये बाहर जाके पाकिस्तान में पैसे भी भेजे। अगली अगली ये रिक्वायरमेंट कि बाहर जाएं पाकिस्तान में पैसे भी भेजें और पाकिस्तान हम चला लेंगे, पाकिस्तान की फिक्र ना करो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में भी होता है ना, कोई बंदा बाप का है जिसका होता है ना तो थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं, पैसा ही पैसा हो है। वो क्या करता है वो सबको बाहर भेज देता है। वो बाहर भेज के पीछे खेती बाड़ी सारा, वहां से भी सारा माल और बाहर से भी सारा माल उसी की पॉकेट में, कोठी छत के बैठा होता कल्ला ही चौधरी है, बाकी सारे बेचारे बाहर मजदूरियां कर रहे हो। सेम मामला है पाकिस्तान के अंदर भी है। हाफिज साहब भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट माशाल्लाह रखते हैं कि अपनी कोठी छत के बह जाओ है, तो बाकी बाहर रोल रहे हो, आप चौधरी बन के बैठा हो कल्ला ही। कल्ला बंदे की की चुदराहट होंगी, कल कोई भी कुट के जा सकता, तो पक्की गल है। वो तो वेखने होएगा है मेरी बावां कितने ने है, भाई दे बावां होंदियां वो तो कमान करते हैं। सारा पाकिस्तान बाहर भेज दो है, सारी अकल बाहर भेज दो, और कल खुदा ना खासा कोई कमी बेशी होगी तो फिर ढूंढते रहना अपने बंदे हैं। तो फौज तभी लगती है जब पीछे अवाम हो, पीछे अवाम सारी बाहर करती, पैसे ले गया वो $1.5 अब अल्लाह माफ करे कल वाकया हुआ वहाँ पे कश्मीर, मकबूजा कश्मीर कि उनके कोई 26 से 28 बंदे वो जो सयाह थे वहाँ पे वो मार दिए। और इंडिया इस तरह के काम करता रहता है। पहले उन्होंने पुलवामा करवाया था ताकि पाकिस्तान के साथ छेड़खानी कर सके, क्योंकि मोदी तीसरी बारी तो वज़ीर आज़म नहीं बनेगा है, 2 दफ़ा तो हो गया, अब तीसरी दफ़ा पॉसिबल नहीं होता है। ये पहले भी अभी भी इसने अकेला नहीं वो कर सका, इसने इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाई तो अकेला नहीं कर सका। अब उसने उसको पता है कि अगली हुकूमत तो पॉसिबल ही नहीं, और उसके लिए फिर ये क्या करते हैं, इनके पास एक ही चीज़ होती है कि पाकिस्तान के साथ छेड़खानी कर दो है, फिर वो वोट लो अवाम अवाम से। अब वो पंगा लेंगे और फिर हमें धमकियाँ आना शुरू हो जाएंगी, कल की आना शुरू हो गई है, तैयार हो जाओ है। वो अमेरिका से बैठा हुआ था उनका वजीर खारजा है, तो और एक सऊदीया बैठा हुआ था मोदी, वहां से कल फौरन वापस पहुंच गए। आज बड़ी बड़ी बैठकें होंगी और साथ वही होगा जिस तरह वो बालाकोट में कि कहाँ पे वो हुआ था ना, वो आए थे वो रात को इधर उधर बम सुट के चल गए हैं। फिर हमने अल्लाह का शुक्र है सही है, तो शायद यहाँ पर भी थोड़ा सा उनको मोहब्बत फिर मिलना शुरू हो जाएगी हैं। तो अल्लाह ही जानता है हुआ क्या है, लेकिन बहरहाल दोनों के मकासद कहीं ना कहीं आप पूरे होते नजर आ रहे होंगे। इनको भी अवाम की मोहब्बत मिलना शुरू हो जाएगी, दोबारा नारे इनकी फेवर में लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाहर से कोई ललकारेगा फिर तो हम अपनी फौज के साथ ही। लेकिन सानू कुट कुट के सारा 3-4 साल तो सानू कुटने हैं, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰੇ ਲਾਓ, तो ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ पूरी करांगे, इस मामले से पीछे तो नहीं हटांगे, लेकिन फिर भी है थोड़ी सी अनरीजनेबल डिमांड। होना नहीं चाहिए इस तरह का कि कुट्टो भी तो फिर बाद कहो कि चलो उठ के नारा लाता ले बड़ा। प्री कंडीशन में कितनी चीजें? दो। क्या बोला? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसके ऊपर एग्री करना, और दूसरा ऑडिट प्रीमाइस। ऑडिट प्रीमाइस में क्या है कि भाई मैनेजमेंट से एक्नॉलेज करवा लो, अरे पता है ना ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। तो जब मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों को मान रही हो, एक्सेप्ट कर रही हो, तो समझ लो ये क्या है, ये ऑडिट प्रीमाइस। और इसमें क्या कुछ है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, याद है यही जिम्मेदारी थी ना उसकी कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना आपकी जिम्मेदारी, आप जाके पढ़ लो चैप्टर नंबर 1। उसमें जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यही थी कि वो जो मैंने आपको लिंक किया था आगे 14 के अंदर, हमने एक्सपेक्टेशन गैप भी पढ़ना है, ये उसी तरह का था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों को लग रहा था कि शायद वो ऑडिटर बनाते, ये किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। और माने आप ये आपकी ही जिम्मेदारी है। और दूसरा इंटरनल कंट्रोल लगाना है, इतने इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग लगाना कि किसी तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है।
है, ये मैं ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं। आप इसको मानते हैं? वो कहेंगे जी सर हम एक्नॉलेज करते हैं कि इतने मुनासिब इंटरनल कंट्रोल लगाने के उन इंटरनल कंट्रोल से गुजर कर बनने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी हो वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हूँ। और उसके बाद टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद ऑल रेलिवेंट एंड रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, वो जो उसके बाद वाले थे वो सारे के सारे आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, है कि फ्रॉड को डिटेक्ट करना करेक्ट करना माने ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह की सारी बातें आप क्या करते हैं, जो वही दोबारा आपने लिख देना, उसी का नाम क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम क्या है, ऑडिट प्रमाइज। देखिए जब वो इसको अक्नॉलेज कर रहे हैं उसके लिए वैसे लफ्ज ऑडिट वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑडिटर के सामने एक्नॉलेज कर रहे हो ये हमारी ही जिम्मेदारियां हैं, उसके लफ्ज क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रमाइज। क्या रखोगे? लो बेटा। अब अगली बात, अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट ना करती हो तो फिर क्या करेंगे? इनकार कर देंगे। अगर प्री कंडीशन ना हो तो क्या करेंगे? इनकार कर देंगे, आप उस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखो प्री कंडीशन में है कि दीदी दो, अगर वो कह रहे हैं नहीं नहीं हमने ये नहीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यही करना है, जबकि एक्चुअली एप्लीकेबल कुछ और हो जो ऑडिटर कह रहा है, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं हमने ये नहीं ये करना है, तो इनकार कर दें हम। क्योंकि वो पहले ही उस एप्लीकेबल, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके मुताबिक होनी चाहिए, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और उसके वो तो मान ही नहीं रहे। पहले फिर ऑडिट करके क्या करना है उसका, वो तो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी ही नहीं, पहले ही पता। उसके बाद दूसरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं मान रहे तो गोली मार, वो कहते नहीं नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप नहीं बनानी है, आप नहीं ऑडिट करना, खुद सोचे इंटरनल कंट्रोल भी आपने ही लगाने हैं, फ्रॉड डिटेक्ट करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, बंदों तक एक्सेस हमने को नहीं देनी, आप सारा कुछ तो गोली मारो फिर। ले बेटा कहते इफ द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, यानी कि अगर तो नहीं है तो मैनेजमेंट से डिस्कस करें, उनको समझाएं मेरे लिए जरूरी है ये होंगी तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा। द ऑडिटर शुड एक्सप्लेन वेदर द प्री कंडीशन आर व्हाट आर, जिनको उनको बताएं ये होती क्या है, एंड दैट दे आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद आइदर 200 एग्रीमेंट टर्म्स ऑफ ऑडिट विद, क्योंकि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, मैंने ऑडिट करना है स्टैंडर्ड के मुताबिक, और ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आइजर 200 यही कह रहा था कि मैंने कंप्लाई करना है सारे स्टैंडर्ड्स। तो मेरा जो आइजर 210 है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने प्री कंडीशन पर एग्री करना है। तो मैंने एग्री नहीं कर दी तो उनको समझाएं, मजबूरी है, अगर आप चाहते हो मैं आपका ऑडिट एक्सेप्ट कर लूं। द ऑडिटर शुड आल्सो एक्सप्लेन दैट वन ऑफ द पर्पस ऑफ द प्री कंडीशन एंड एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इज जनरल इज टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। कहता कि ये एक तो पहले से इसको तय करना डिस्कस करना ये भी है कि कल हमारा आपस में कोई फटा ना पड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कल आप ये ना तो कुछ तो को मुझसे लगा के बैठे हो जबकि हकीकत में काम आपका ही हो। बात का मैनेजमेंट भी तो मासूम होती है ना, उसको लग रहा होता है ये काम ऑडिटर ही कर रहे हैं। कहते हैं अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू डू सो द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट वेयर, यानी कि आपने अगर ये सिचुएशंस हो ना, अगरचे आपने जब ये सिचुएशन इंपोज हुई थी पहले आपने क्या कर लिया था, मैनेजमेंट को समझाने की कोशिश की थी, मैनेजमेंट से डिस्कस किया था, लेकिन अगर मैनेजमेंट नहीं मान रही तो फिर आप क्या कर लें, आपने उस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं कर। कब? द लिमिटेशन ऑन स्कोप इज इम्पोज बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपको कह रही हो ये तीसरी बात ये वाली, नहीं देनी इंफॉर्मेशन आपको सारी जो मांगे, नहीं देनी हमने लोगों तक एक्सेस आप, तो शुरू के अंदर ही आपका जो दायरा कार है उसको महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि देखो स्कोप क्या होता है, वो दायरा कार जिसमें रहते हुए ऑडिटर ने ऑडिट करना है, और ऑडिटर का स्कोप क्या है मेरे बच्चे, वो तो उसने स्टैंडर्ड के मुताबिक करना है, स्टैंडर्ड के लिहाज से उसका स्कोप तो वो कोई भी काम कर सकता है जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करने के लिए उसको चाहिए। लेकिन अगर मैनेजमेंट उसको क्या कर रही हो, ये बैठा आके ऑडिटर, ये शायद नजर आ रहा हो, ये मैनेजमेंट ने आगे उसके इर्द गिर्द फीता लगा दिया, एक रेड फीता लगा दिया, ऑडिटर साहब ये आपकी क्या है, ये आपकी बाउंड्री है, इसे बाहर नहीं निकलना। एक्चुअली इसके लफ्ज क्या करते हैं, लफ्ज क्या बोलेंगे आगे जाके, मैनेजमेंट ने ऑडिटर के स्कोप को लिमिट कर दिया है, इसको बोलते हैं स्कोप लिमिटेशन। ये कभी एक्सेप्ट नहीं करनी आपने, अगर शुरू में आप पे लगाई जा रही हो तो इनकार कर दें, जब आगे जाके हम देखेंगे, जब जब हम ऑडिट कर रहे होंगे ना उस वक्त मैनेजमेंट रुकावटें डालेगी इसी तरह, जब उस वक्त मैनेजमेंट रुकावटें डालेंगी उस वक्त देखेंगे कि बात का हालात रुकावट डाल देंगे, आप एविडेंस इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब जब ऑडिटर एविडेंस इकट्ठी ना कर पा रहा हो उसके लफ्ज बोलते हैं स्कोप लिमिटेशन, यानी कि एविडेंस इकट्ठी नहीं कर पाया। अब जब एविडेंस इकट्ठी नहीं कर पाया उसको दो वजह हो सकेंगी, या तो हालात या मैनेजमेंट। अगर हालात हैं वहां पे हम छोड़ के नहीं जाया करें, लेकिन वहां पे एक और मामला है, हम डिस्क्लेमर दे दिया करेंगे, हम ओपिनियन देने के काबिल, क्योंकि ओपिनियन देने के लिए मुझे चाहिए थी इन्फॉर्मेशन एविडेंस, एविडेंस मैं इकट्ठी कर ही नहीं पाया हालात की वजह से, मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, ज्यादा मामला खराब होंगे, आप क्या करेंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे, मैं ओपिनियन देने के काबिल ही नहीं, क्यों, मैंने गवाहों और शहादतों के मद्देनजर रखते हुए ओपिनियन देनी थी, वो तो है ही नहीं, तो मैं ओपिनियन नहीं दे रहा। पढ़ेंगे चैप्टर 14 में। और अगर मैनेजमेंट ने आप पे पाबंदी लगाई कि हम ये काम अब एविडेंस इकट्ठी करने नहीं देंगे आप,
फिर वहां पे मेरे बच्चे, हमें इजाजत होती है, आप क्या कर दो, छोड़ के भी जा सकते हो उस वक्त ड्यूरिंग ऑर्डर। याद रखो, यानी कि मैनेजमेंट का की तरफ से लगाया गया जो स्कोप लिमिटेशन वो ज्यादा खतरनाक हो एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट या सर्कमस्टांसेस। लेवड़ा, तो आखिरी बात, अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट ना करती हूँ तो क्या करेंगे? क्लाइंट को एक्सेप्ट, पहले तो मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे कि भाई इनको मान लो, अगर ना मान ली हो तो फिर क्या करेंगे? इनकार कर देंगे। और उसमें क्या है, स्कोप लिमिटेशन लगाई जा रही हूँ इज इम्पोज बाय मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट अगर सर्कमस्टांसेस तो वो तो बंदा और मामला होते हैं, फिलहाल तो हमें सर्कमस्टांसेस का पता ही नहीं, अभी तो एक्सेप्टेंस के मामला हो रहे हैं। सच दैट द ऑडिटर वुड बी अनएबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, क्योंकि अगर स्कोप लिमिटेशन होगी, एविडेंस ही नहीं होगी। जब एविडेंस नहीं होगी, वो इस काबिल नहीं होगा कि अपनी ओपिनियन दे सके, क्योंकि ओपिनियन देने के लिए क्या चाहिए? एविडेंस। जब एविडेंस ही नहीं, ओपिनियन देने के काबिल नहीं है। और दूसरा, या लिखा है एंड डी, अगर ये सिचुएशन हो तब भी इनकार कर दो, एक्सेप्ट ही ना करो। और दूसरा क्या है, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अनएक्सेप्टेबल। ये वही प्री कंडीशन ही है ना, जिसको इनकार कर दे तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फेवर के सेक्टर, और मैनेजमेंट डू नॉट एग्री टू अबव रिस्पांसिबिलिटी, कौन सा वाला? ऑडिट प्रीमाइस। कहते हमने नहीं माना। ये भी मेरे से स्कोप लिमिटेशन, वैसे वही एक लफ्ज ही काफी था स्कोप लिमिटेशन, लेकिन बहर इनकी मर्जी, इन्होंने उसको लहदा लहदा करके लिखा, दो ही अल्फाज काफी थे वैसे। याद रखोगे मेरे बच्चे, स्कोप लिमिटेशन हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पर एग्री ना हो रहे हो, और तीसरे नंबर पे ऑडिट प्रीमाइज ना हो, तो आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करते वक्त एक्सेप्ट ही नहीं करना, अगर ये शुरू के अंदर ये हालात हो। याद रखोगे मेरे बच्चे। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको याद करना है। आपने ये जो प्री कंडीशन है ना, ये प्री कंडीशन वाला, ये वाला, ये आपने याद करना है। और ये मेरे इस तरह की चीज वो अक्सर सिनेरियो में देते हैं। जब सिनेरियो में दे रहा हूँ, आंसर आपने यही करना है कि जब इस तरह की सिचुएशन आप क्या करते हैं, क्लाइंट को आप एक्सेप्ट ही ना करें, लेकिन जब वो सिनेरियो दे रहा हूँ तो आपने इसको जरा थोड़ा सा गौर से पढ़ लेना कि शुरू के अंदर ये मामला हो तो आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना। तो बेटा कल हम इंगेजमेंट लेटर वगैरह और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है कल आपका टेस्ट भी है, और आप जरा थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा टेक्निकल हो। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने माशाल्लाह बच्चों वाला टेस्ट दे दिया, आप बड़ों वाला टेस्ट भी देना चाहिए। तो कल चाहे थोड़ा सा मॉडरेट होगा, शायद उसमें पास पेपर का भी टच हो, जो भी हो, लेकिन जो सैटरडे को होगा ना, इस सैटरडे को नहीं जाना है, इस सैटरडे को जरा क्लासेस अटेंड करने के बाद चले जाइएगा घरों में, क्योंकि आगे 3-4 छुट्टियां आ जाएंगी हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो आपने थर्सडे को वापस आना है, तो इस सैटरडे को क्लास अटेंड करके जाइएगा। तो सैटरडे को जो टेस्ट देके जाइएगा वो जरा थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो, यानी कि बड़ों वाला टेस्ट। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात। कोई सवाल हो तो पूछ लो, और पढ़ना शुरू कर दो मेरे बच्चे, काम आएगा, यकीन कर दो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर। देखो मैं लॉ पढ़ा के ना, लॉ में जो चीज़ लिखी होती है ना वही होती है, अपनी अकल नहीं होती। यहाँ पे कम से कम हमें अपनी अकल भी इस्तेमाल करने का थोड़ा सा मौका मिल जाता है, बिल्कुल कानून नहीं है उस तरह का। तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बुरा भी लगता है बीच में जाके, जब एक्चुअली चैप्टर 3 से आगे चलना शुरू होंगे। चैप्टर 1 2 11 12 13 14 15, पहला दूसरा 11 12 13 14 और 15, यानी कि 7 चैप्टर बिल्कुल बच्चों का इंशाल्लाह बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। उसके बाद आ जाती है बात, सिर्फ आपको दिक्कत होगी 2 चैप्टरों में, चलो ज्यादा से ज्यादा 3 कर लो, तीसरा चौथा और 5वां, ये वो चैप्टर होंगे जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत